हाँ जी, चलिए। अभी तक हमने अमलगामेशन ऑफ कंपनीज में इंट्रोडक्शन कर ली, पार्टीज क्या क्या होती हैं, उसके बाद हमने मेथड्स कर लिए, टाइप्स ऑफ अमलगामेशन कर लिया, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर ली। ठीक है, अब आती है बारी सबसे पहले ट्रांसफरर की बुक्स की। सबसे पहले ट्रांसफरर की बुक्स समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यहाँ पर मैं आपको अकाउंट्स प्लस जर्नल एंट्रीज दोनों समझाऊंगा। कई बार एग्जाम में जर्नल एंट्रीज भी आ जाती हैं। पहली बात तो जर्नल एंट्री एग्जाम में ना भी आए फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अपने को जर्नल एंट्री तो जरूर आनी चाहिए, है ना। बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी कौन है? ट्रांसफर कंपनी वो कंपनी है जिसकी एक्चुअली में जो बुक्स हैं वो क्लोज हो रही हैं, है ना। कंपनी जो बंद हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं। ठीक है जी, ट्रांसफरर कंपनी। अब देखिए, अगर आप अकाउंट्स जो भी मेंटेन की बात करें, जैसे आपने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन किया, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में आपने पहला अकाउंट कौन सा बनाया? रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर भी सबसे पहला अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट वहाँ पर हम लोग बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल नहीं होता, यहाँ पर शेयर होल्डर होते हैं। कौन से? इक्विटी और प्रेफरेंस। तो यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद कैश एंड बैंक बनाते थे, यहाँ पर भी कैश एंड बैंक बनाएंगे। यहाँ पर कैश एंड बैंक बनाने की जरूरत तब पड़ेगी अगर कैश एंड बैंक बनाने की जरूरत तब पड़ेगी अगर जो ट्रांसफरी कंपनी है वो कैश एंड बैंक नहीं लेकर गई। ठीक है, उसके बाद नंबर 5, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या है? ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है जी, कितने पैसे लेने हैं, लेने थे, कैसे पैसे आए, पीसी की अमाउंट जो है वो किस फॉर्म में डिस्चार्ज हुई, वो इस सब का पार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें ये 5 अकाउंट बनाने होंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमें आते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज पे। ये हो गए हमारे अकाउंट्स कौन से मेंटेन करने हैं। अब आते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले जर्नल एंट्री, आपको याद होगा हम लोग पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में क्या करते थे? जो भी एसेट का बैलेंस होता था वो एसेट्स और लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे? रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पर भी एज इट इज वैसा ही करना है। तो फर्स्ट एंट्री हो गई ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसकी एंट्री क्या होगी? एसेट्स जा रही हैं तो 2 एसेट्स हो जाएगा, कोई भी हो सकती है। 2 फिक्स एसेट्स, 2 इन्वेस्टमेंट,
टू करंट एसेट्स अदर देन कैश। ठीक है जी, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स अदर देन कैश। ठीक है जी, और डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई जो फिक्स ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू, ठीक है जी, किस पे हमें रिकॉर्ड करनी है, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है। नंबर 2, सेकेंड एंट्री हो जाएगी ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो एसेट्स और लायबिलिटी, जो एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर लेकर गया है, ट्रांसफर कंपनी लेकर गई है, वही हमने रिलेशन में डेबिट करनी है, क्रेडिट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज छोटा सा नोट लिखिए एसेट्स के लिए, जो कैश एंड बैंक है, इफ कैश एंड बैंक also taken over by transferee company, then it will be transfer to रिलेशन अकाउंट। ठीक है जी, तो उस केस में रिलेशन अकाउंट में क्या होगा, वो जाएगी। ठीक है जी, तो कुल मिला के क्या पॉइंट हुआ, अगर मान लीजिए जैसे हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट समझा पहले, कि अगर एसेट्स और लायबिलिटी, अगर एसेट्स और जो लायबिलिटीज़ हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के इंक्लूजन में आप कह सकते हो एसेट में, अगर एक ट्रांसफरी कंपनी कैश एंड बैंक बैलेंस भी लेकर जा रही है, तो फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, जैसे आपको पता है, हम कैश एंड बैंक भी लेंगे। मतलब जो हमने टू फिक्स एसेट, टू इन्वेस्टमेंट, टू करंट एसेट किया जनरल एंट्री में, उसके साथ साथ कैश और बैंक का बैलेंस भी आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी वैसे कि बैलेंस शीट में क्या होती है, क्रेडिट, अब उसको हम खत्म कर दें तो क्या हो जाएगी, डेबिट। लायबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा जी, डिबेंचर आ जाएंगे, जितने परसेंट भी डिबेंचर हैं वो आ जाएंगे। लोन वगैरह अगर कोई हुआ तो करंट लायबिलिटी हुई, टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे आप लिख सकते हो आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है जी, आउटसाइडर लायबिलिटीज। पहली एंट्री हुई एसेट ट्रांसफर करने की, दूसरी एंट्री होगी लायबिलिटी ट्रांसफर करने की, तीसरी एंट्री हमारी आ जाएगी शेयर कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करने की। अब आपको पता है, पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बैलेंस कहाँ पे जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर एंट्री। उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी जी,
प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस। अब आपको पता है जो हमारे शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल है वो तो है इक्विटी शेयर होल्डर की। जो हम बोलते हैं ना कि भाई देखो कट्टा वादा मालका दा, मतलब कोई भी प्रॉफिट होगा कोई भी लॉस होगा वो एट द एंड किसका है, वो शेयर होल्डर का है। शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर है ना, क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर को तो फिक्स अमाउंट पेबल है, प्रेफरेंस होल्डर को तो फिक्स अमाउंट पेबल है, तो इसलिए प्रेफरेंस होल्डर को तो वही अमाउंट मिलेगी जो उसको लेने के हकदार हैं। ठीक है जी। और इक्विटी शेयर होल्डर को जो उनका इक्विटी का बैलेंस है वो प्लस साथ में रिजर्व एंड सरप्लस, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर जनरल रिजर्व का बैलेंस पड़ा है तो जनरल रिजर्व हो जाएगा, कोई और रिजर्व है पी एंड एल वगैरह, इसके अलावा कोई और अदर रिजर्व्स हैं अदर देन स्पेसिफिक रिजर्व, है ना, वो डेबिट हो जाएंगे और कहाँ पे चले जाएंगे, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। ठीक है जी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल डेबिट या इसके अलावा कोई और रिजर्व है वो डेबिट हो जाएंगे, टू कहाँ पे चले जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद कई बार आपको पता है कोई फिक्टिशियस एसेट भी होती है, कभी फिक्टिशियस एसेट भी होती है, इसलिए फिक्टिशियस एसेट्स और डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, मैं बोला था ना पंजाबी में काटा वादा मालका दा, मतलब जब प्रॉफिट मालिकों का है, शेयर होल्डर का, इक्विटी वालों का है, तो लॉस भी तो उन्हीं का ही होगा, तो इसलिए हम लोग फिर क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्रेडिट का क्या कर देंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल है तो पी एंड एल अकाउंट मतलब डेबिट है, तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स में मान लीजिए आपके कोई अपना अंडर राइटिंग कमीशन है, वो एसेट साइड शो कर रही है, वो इधर आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा कोई डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन शेयर या डिवेंचर, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके अलावा कोई प्रिलिमिनरी या मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, तो ये शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब कुल मिला के बैलेंस शीट आपकी खाली हो गई है ना, एसेट्स और लायबिलिटीज सारी खाली हो गई। अब आगे हम चलेंगे परचेज कंसिडरेशन की एंट्री। अमाउंट ड्यू ऑन पीसी, अमाउंट ड्यू फॉर परचेज कंसिडरेशन। ठीक है जी, जो अमाउंट
रिसीवेबल है, इनको तो रिसीवेबल होगी ना, ट्रांसफर कंपनी को तो रिसीवेबल होगी, इसलिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पैसे लेने हैं तो डेबिट द रिसीवर, किससे लेने हैं, ट्रांसफरी कंपनी से, तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन, क्योंकि जैसे आपको याद होगा वहाँ पर हम लोग कोई भी एसेट बेचते थे, कोई भी एसेट बेचते थे तो वहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन आता था, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन आता था। यहाँ पर क्या आएगा, कैश या बैंक टू रिलेशन आता था, यहाँ पर कैश या बैंक की जगह पे जिस बंदे से पैसे लेने हैं वहाँ पर हम क्या कर देते थे, अगर पार्टनर को टेकन ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर देते थे, यहाँ पर जिस बंदे को, मतलब जिस कंपनी को अपना एसेट बेची हैं, लाइबिलिटीज़ बेची हैं, उसको हमने डेबिट कर दिया, तो इसलिए ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो गया। सिंपल बिल्कुल। अब उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ पीसी की एंट्री, अब पीसी डिस्चार्ज की क्या एंट्री होगी। अब जैसे हमने पीसी परचेज कंसिडरेशन में पढ़ा कि भाई जो ट्रांसफरी कंपनी है, ट्रांसफर कंपनी को अमाउंट पेबल करेगी या तो फिर शेयर में या फिर अपना शेयर में या फिर कैश में या फिर प्रेफरेंस शेयर में, जो भी कुछ पे करेगी वो डिस्चार्ज ऑफ पीसी का ही पार्ट होगी। ठीक है। सबसे बड़ी एंट्री हम क्या करेंगे, मान लीजिए कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक जो भी है, ठीक है। उसके बाद शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि हम लोग थोड़ी ना इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड तो ट्रांसफरी कंपनी के लिए इस्तेमाल होगा, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में, हमारे लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है ना, तो यहाँ पे हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर लिख सकते हो, और प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जब पैसे लेने थे तो ट्रांसफरी कंपनी को क्या कर दिया, डेबिट द रिसीवर, अब पैसे दे दिए उसने तो उसको क्रेडिट कर देंगे टू ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है जी। लीजिए ये डिस्चार्ज ऑफ पीसी हो गई, उनकी तरफ से पैसे आ गए हमारे पास, ठीक है जी, उनकी तरफ से पैसे आ गए। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ तो फिर क्या होगा, अब आपको बताया कोई भी लॉस या प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का होगा, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, है ना, इक्विटी शेयर होल्डर का होगा ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें बताने वाली बात नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी, अपोजिट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट के केस में। नेक्स्ट एंट्री है हमारी लॉस ऑन रिलेशन भी हो गया। अब सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ये थोड़ा सा ध्यान से दिखना, इसमें कई बार बच्चों से गलती हो जाती है। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, अगर कैश पे किया तो टू कैश हो जाएगा, और शेयर दिए
टू शेयर्स इन या प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में देखा कल जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें कि जो ट्रांसफर कंपनी सॉरी अपने इक्विटी प्रेफरेंस होल्डर को 100 रुपये की जगह पे 120 रुपये पे कर रही है। अब वो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रही है वो कहाँ से यूज़ किए जाएंगे, मतलब किसका हिस्सा कटेगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों का हिस्सा कटेगा। वो किसके हिस्से से निकाले जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए। इसीलिए तो देखा जाए उस बंदे को प्रेफरेंस होल्डर को जब 100 के 120 रुपये मिले तो 20 रुपये का नुकसान किसका हुआ, वो 20 रुपये का नुकसान इक्विटी शेयर होल्डर का हुआ। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देंगे और एक्सेस मनी और एक्सेस पेमेंट लिख सकते हो, एक्सेस पेमेंट के लिए। ठीक है जी, जो उसको एक्सेस पेमेंट की गई उसके लिए किसका देखा जाए, पेमेंट किसको पहुंच गई, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। ठीक है जी, और लास्ट एंट्री हमारी हो जाएगी पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी जी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। लीजिए, अब ये सारा कुछ ओवर हो गया। अब इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एक अकाउंट और बनता होता है, वो भी बहुत रेयर केस में, उसका कुछ वैसे तुक नहीं बनता। शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी या इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी, ये अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा बन जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं बनता। ठीक है, ये सारी जनरल एंट्रीज मैंने आपको करवा दी A to Z, किससे, एसेट्स लायबिलिटी लेकर आने से लेकर पीसी से लेकर डिस्चार्ज ऑफ पीसी से लेकर पेमेंट टू द इक्विटी और प्रेफरेंस होल्डर तक A to Z। ठीक है जी, अब इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पर अकाउंट्स में कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। अब देखो ना, सभी के सभी अगर आप यही जनरल एंट्री को लेजर में पोस्टिंग करो तो क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड क्या आ जाएगा, टू फिक्स एसेट्स, मतलब सभी एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या है, लायबिलिटी ट्रांसफर करने की, ये रिलेशन की क्रेडिट साइड आ जाएंगी, बाय डिबेंचर, बाय लोन, बाय करंट लायबिलिटी। तीसरी एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में चली जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में बाय ब्रॉड डाउन नहीं करोगे आप लोग, वहाँ पे लिखोगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बच्चे कई बड़ी गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं यार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और होल्डर एक ही अकाउंट है, दो है जी, अलग अलग है। ठीक है, इसलिए वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय जनरल रिजर्व, बाय P&L या कोई बाय अदर रिजर्व है वो हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4। नंबर 5, ये जो लॉस की एंट्री है, फिक्टिशियस एसेट्स की एंट्री है, ये डेबिट साइड चली जाएगी शेयर होल्डर अकाउंट में टू P&L, टू अंडरराइटिंग कमीशन, टू डिस्काउंट ऑन शेयर और डिबेंचर, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है जी, उसके बाद अमाउंट ड्यू फॉर पीसी, इसकी क्या एंट्री है, रिलेशन अकाउंट में बाय साइड चली जाएगी। रिलेशन अकाउंट में बाय साइड बाय ट्रांसफरी कंपनी, ब्रैकेट में लिख दोगे परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए यहाँ पे जो एक्चुअली में देखा जाए कि रिलेशन अकाउंट है वो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन से आसान हो गया। जो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में झमेला था, पूरा का पूरा एक्चुअली में मेला ही था, झमेला जो मर्जी कह लो, वो झमेला सारा का सारा पीसी में ही निपट गया। सारा कूड़ा करकट एक ही वर्किंग नोट के थ्रू आपने समेट लिया। वहां पर आप पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में ये एसेट ये ले गया जी, ये एसेट इतने की भी की, इस एसेट को इतने डिस्काउंट पर डिस्चार्ज किया, उस सारा का सारा एक्चुअली में वर्किंग आप लोगों ने किसके थ्रू कर लिया, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आप लोगों को,
है ना। इसलिए यहाँ पर पीसी की सिंपल एंट्री क्या हो गई, रिलेशन अकाउंट में बाय ट्रांसफरी, और ट्रांसफरी कंपनी के अकाउंट में डेबिट साइड हो जाएगा टू रियलाइजेशन। ठीक है, पीसी डिस्चार्ज की क्या हो गई, ये ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में क्या हो जाएगी, बाय कैश, बाय शेयर्स इन, बाय इक्विटी शेयर्स। ठीक है, शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, बाय प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी। तो ये ट्रांसफरी कंपनी का अकाउंट का बैलेंस मैच कर जाएगा। तो यहीं पर ये वाइंड अप हो गया, ये अकाउंट तो टैली होके यहीं पर ही बंद हो गया। जो लॉस ऑन रिलेशन था उसकी एंट्री हमने क्या डाली, लॉस ऑन रिलेशन की इक्विटी शेयर होल्डर टू रिलेशन, मतलब शेयर कैपिटल उसमें रिलेशन अकाउंट में बाय इक्विटी शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर अकाउंट में टू साइड टू रियलाइजेशन। एक चीज़ और जो हमने पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर करी, वो उसको आप जैसे मर्जी डाल सकते हो। वो लॉस 20,000 पे हुआ, वो पहले आप चाहे रिलेशन अकाउंट में डाल दो, मतलब यहाँ पर आप रिलेशन अकाउंट भी डेबिट लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन भी डेबिट लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर ये ज़्यादा बेटर रहेगा, आप ज़्यादा दिन पहले ही पहले क्या करोगे, सारा का सारा लॉस रिलेशन में डालोगे। मान लीजिए 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर को 1,20 की पेमेंट हुई, तो 20,000 रुपये पहले आप इधर डालोगे, फिर 20,000 रुपये वो घुमा के जाने तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ही है ना। वहाँ पे ये पार्टनरशिप में तो क्या होता था, फिर भी 4 बंदों में, 2 बंदों में, 3 बंदों में बटने होते थे। यहाँ तो एक ही शेयर होल्डर अकाउंट है, तो सारा का सारा खाता एक ही अकाउंट में फेंकेंगे, है ना। रादर देन 2 एंट्री डालने की बजाय, घूम के एंट्री है ना डालने की बजाय, स्ट्रेट हम ना एक ही एंट्री डालेंगे। ठीक है जी, प्रेफरेंस होल्डर को प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट में क्या हो जाएगा, टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी, और बाय साइड आ जाएगा अगर लॉस हुआ तो बाय रिलेशन या फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है जी, ये पेमेंट की होगी। उसके बाद लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में टू कैश या टू बैंक और टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। इसका बैलेंस भी टैली कर जाएगा, आपका कंप्लीटली टैली कर जाएगा। ठीक है जी, तो कुल मिला के आपके अकाउंट ये वाले बनेंगे जैसे मैंने आपको बताया पहले। इसके साथ लास्ट अकाउंट 6 में आप कह सकते हो एक्सेप्शनल केस में शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा एक ये बन जाएगा बस, इसके अलावा कोई और अकाउंट नहीं बनने वाले। ठीक है जी, कोई भी अकाउंट नहीं बनने वाले। ठीक है जी, ये आपको ट्रांसफर कंपनी की बुक्स हो गई। अब इसके साथ आपको जरूरत क्या होगी कंप्लीट बुक्स करने के लिए, पीसी की। पीसी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बैलेंस शीट दी हुई है पी लिमिटेड की 31 मार्च 11 को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कंपनी एब्जॉर्ब्ड बाय क्यू लिमिटेड। ठीक है जी, ऑन द अबव डेट कंसिडरेशन फॉर द अब्जॉर्प्शन इज डिस्चार्ज ऑफ द डिबेंचर एट ए प्रीमियम 5%। ठीक है जी, उसके बाद बोल रहे हैं टेकिंग ओवर द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर एंड टेकिंग ओवर द लायबिलिटी in respect of sundry creditor and payment of ₹7 in cash, payment of ₹7 in cash, ये चीज ध्यान से पढ़ना, payment of ₹7 in cash and 1 share of ₹5 in Q Limited, the market value ₹8 per share for every share इन पी लिमिटेड। ठीक है जी, कोस्ट ऑफ लिक्विडेशन मेट बाय द परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी कौन होती है, परचेजिंग कंपनी होती है ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है जी, अब दोबारा ध्यान से सुनना क्या क्या पढ़ा हमने। एक तो कह रहे हैं कंपनी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्यू लिमिटेड, नंबर 1। नंबर 2, कंसिडरेशन जो है फॉर द एब्जॉर्प्शन इज डिस्चार्ज ऑफ द डिबेंचर, डिबेंचर एट ए प्रीमियम 5%, मतलब डिबेंचर जो ट्रांसफरी कंपनी है डिस्चार्ज कर रही है एट ए 5% प्रीमियम पे। ठीक है जी, ये तो उसकी किताबों में बात हो गई ना, हमारी किताबों में तो नहीं हुई। उसके बाद वो कह रहे हैं टेकिंग ओवर द लायबिलिटी
इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिटर। क्या देखते हैं कि डिबेंचर के बारे में भी बोल दिया उन्होंने, क्रेडिटर के बारे में भी बोल दिया, उसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं, है ना, कि वो क्रेडिटर भी लेकर जा रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को भी डिस्चार्ज करेंगे 5% प्रीमियम पे। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी खुद ही मैटर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई हम लोग 7 रुपीज़ कैश में हम पे करेंगे, और एक शेयर 5 रुपये का जो है क्यू लिमिटेड में, जिसकी मार्केट वैल्यू 8 रुपये है, एक के बदले में एक शेयर देंगे। तो कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर पीसी पेमेंट मेथड के थ्रू हो गई, वर्किंग नोट नंबर 1 परचेज कंसिडरेशन। पहला क्या है, कैश, कंपनी को क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, ठीक है जी। कैश कितना मिल रहा है, 7 रुपये इन कैश फॉर 1 शेयर, ठीक है जी। शेयर कितने हैं, अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख डिवाइड बाय 10 तो 1 लाख शेयर हो गए। तो कैश कितना हो गया, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ कितना, ₹7 7 है ना, हाँ 7, तो 7 लाख रुपए कैश हो गया, ठीक है जी। 7 लाख रुपए कंपनी कैश पे कर रही है, प्लस शेयर्स इन क्यू लिमिटेड। शेयर्स कितना पे कर रही है, एक के बदले में एक शेयर, मतलब 1 लाख शेयर जो पी लिमिटेड में है उसको 1 लाख शेयर ही क्यू लिमिटेड में मिलेंगे। अब उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 5 रुपये, बट मार्केट वैल्यू कितनी है, 8 रुपये, बट कितने पे हो रहा है, मार्केट वैल्यू 8 रुपये पे। तो एट द रेट ऑफ ₹8, तो 8 लाख रुपए ये हो गए। तो टोटल पीसी कितनी आ गई, इसके अलावा सॉरी 15 लाख रुपए आपकी पीसी आ गई, ठीक है जी। 15 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन आ गया, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन में सही दिया हुआ है फिर भी, ठीक है। सॉल्यूशन में आंसर जो है पीसी आ गई 15 लाख रुपए, ठीक है। अब उसके बाद हम फटाफट अब बनाएंगे कौन सी कंपनी की बुक्स, पी लिमिटेड की बुक्स बनाएंगे। चलिए तो फटाफट हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। एक बनेगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, एक हमारा बनेगा क्यू लिमिटेड अकाउंट, एक हमारा बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एसेट्स के बारे में नहीं बोला हुआ, तो इसका मतलब है सभी एसेट्स टेकन ओवर करके ले गई, सभी एसेट्स A to Z, ठीक है जी, सभी एसेट्स वो ले गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की है, प्लांट एंड मशीनरी 7.5 लाख की, 2 लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 7.5 लाख की। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर 12,500, 12,500, स्टॉक 3 लाख का, फर्नीचर 12,500,
स्टॉक 3 लाख का, वर्क इन प्रोग्रेस 1.5 लाख का, डेटर 1.25 के। अगर उल्टा भी लिखा गया मतलब दोनों में तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। 1.5 और 1.25 अमाउंट सही होनी चाहिए, ठीक है। और बैंक बच गया 63,000 का। ठीक है जी, ये आपकी सभी एसेट्स, ये हमारी हो गई एसेट्स हो गई। उसके बाद आ जाते हैं जी इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस। ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ये शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा। जनरल रिजर्व का बैलेंस भी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये भी किसके लिए बनाते हैं, डिविडेंड किसके लिए होता है, शेयर होल्डर के लिए ही होता है, ये भी उधर चला जाएगा। P&L का बैलेंस भी शेयर होल्डर अकाउंट में, मतलब ये चारों आइटम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चली जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, जनरल रिजर्व 1.25। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, उसके बाद हमारा क्या बच गया जी, उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड 1 लाख का और P&L 25,500। ये क्या था, P&L डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड 25, 1 लाख का। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड था 1 लाख का, P&L का बैलेंस था 25,500 का। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अब रह क्या गया, आउटसाइडर लायबिलिटी, डिबेंचर 5 लाख के, क्रेडिटर 1.5 लाख के। ये आ गए आपके डिबेंचर 5 लाख, क्रेडिटर 1.5 लाख। ठीक है जी, बढ़ें जी आगे। अब हमारा नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होती है, पीसी की। परचेज कंसिडरेशन हमने निकाली, कितनी निकाली, 15 लाख रुपए। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है जी, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय क्यू लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख देंगे पीसी 15 लाख रुपए। ठीक है जी, और ये इधर आ जाएगा क्यू लिमिटेड में टू रियलाइजेशन 15 लाख रुपए। ठीक है जी, ये आ गया जी। उसके बाद क्या रह गया, ये हमारी हो गई जी। ठीक है, देन सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की एंट्री रह गई, अब हम कुछ और तो करना नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, लॉस या प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं। पाँच लाख 7.5 लाख प्लस 12,500 प्लस 3 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 63,000, तो डेबिट का टोटल बनता है 19,500,000 रुपये। माइनस अगर करें
5 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 15 लाख, मतलब प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पर भी, इस केस में भी। तो 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट। ठीक है जी, 2,49,500। ठीक है जी, तो इसका टोटल कितना बना था? 15 और 5 20 और 21,50,000। ठीक है जी, तो इसका टोटल भी 21,50,000 यही होगा। टोटल कर लेते हैं जी, 5 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 12,500 प्लस 3 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 63,000, बैलेंसिंग फिगर 249,500, 21,50,000। ठीक है जी ये आ गया, रिलेशन अकाउंट ख़त्म हो गया जी। अब इसका प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,49,500। ठीक है जी, और इसके बाद पीसी में हमने क्या तय किया था? पीसी में हमने तय किया था कि भाई इनको 7 लाख रुपए कैश दिया जाएगा प्लस 8 लाख के शेयर। तो सारा कुछ किसको मिलना है? शेयर होल्डर को ही मिलना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय कैश 7 लाख बाय शेयर्स इन क्यू लिमिटेड 8 लाख। यहाँ पर जितने मर्जी के 1 रुपये का शेयर 100 पे इशू हो रहा हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आपके लिए तो देखा जाए जो शेयर्स हैं वो, मतलब आपके लिए, मतलब पी लिमिटेड के लिए तो इन्वेस्टमेंट ही है ना दूसरी कंपनी में। तो इन्वेस्टमेंट जौन सी मर्जी वैल्यू पर हो, इन्वेस्टमेंट जौन सी मर्जी वैल्यू पर हो तो ये आ जाएगा यहाँ पर, इनको पेमेंट हो जाएगी टू कैश 7 लाख शेयर्स इन क्यू लिमिटेड 8 लाख। तो इसका मतलब है इसका टोटल कितना होना चाहिए? इसका टोटल होना चाहिए, डेबिट का तो 15 लाख है, क्रेडिट का भी 15 लाख होना चाहिए। 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 1,25,000 का जनरल रिजर्व है, 1 लाख का डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, 25,500 का P&L का बैलेंस है, 2,49,500 का रिलेशन का प्रॉफिट है। तो कुल मिला के हो गया 15 लाख। ठीक है जी ये आपका मैच कर गया टोटल। इसके अलावा हमें कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश अकाउंट बनाओगे भी तो कैश अकाउंट में क्या करोगे? डेबिट साइड लिखोगे कि किससे आया, टू क्यू लिमिटेड, बाय साइड लिख दोगे शेयर होल्डर अकाउंट। तो इसलिए मैंने सीधा ही यहाँ पर क्या लिख दिया, टू कैश लिख दिया, टू शेयर्स इन क्यू लिमिटेड, है ना। तो कुल मिला के इस तरीके से आपको सिस्टमेटिकली पीसी ये प्रॉफिट ऑन रिलेशन भी इस क्वेश्चन में सही दिया हुआ है। ठीक है, और पीसी भी ठीक ठीक हुई है। ठीक है, गुडविल जो आएगी, गुडविल कैपिटल रिजर्व, वो अगली ट्रांसफर कंपनी की बुक्स हैं, वो अभी हमने नहीं करी। ठीक है, वो नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 से, क्वेश्चन नंबर 12 से, अल्फा लिमिटेड डिसाइड टू वाइंड अप। March 15 से टेकन ओवर किसको कर रही है, और टेकन ओवर बाय, सॉरी, कौन कर रहा है? गामा लिमिटेड। तो हम अल्फा लिमिटेड बंद हो रही है तो अल्फा लिमिटेड के पास ये कुछ है, बैलेंस शीट वगैरह, रिजर्व एंड सरप्लस इस तरीके से हैं। तो ये सब का सब ऐसे है। अब गामा लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स एट फॉलोइंग वैल्यू। ठीक है जी, गामा लिमिटेड जो है एसेट्स टुक ओवर कर रही है, सिर्फ
एसेट्स के बारे में बोला हुआ है, ध्यान से, एसेट्स एट फॉलोइंग वैल्यू, ठीक है जी। फिक्स एसेट इतने पे, इन्वेंट्री इतने पे, बी आर इतने पे, टी आर इतने पे, ठीक है। और बिल पेबल एंड इनकम टैक्स वॉज सेटल्ड, बिल पेबल सेटल 30,000 में हुआ और इनकम टैक्स लायबिलिटी 2,22,000 पे, ठीक है जी। ट्रेड पेबल वर फाइनली सेटल्ड विद कैश रिमेनिंग आफ्टर मीटिंग द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहे हैं, पीसी जो है सेटिस्फाइड बाय द गामा लिमिटेड एज 5,10,000 बाय अलॉटमेंट ऑफ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर, ठीक है जी। पीसी जो आएगी वो 5,10,000 की अलॉटमेंट बाय 10% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ ईच, और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो इक्विटी शेयर में पे होगा एट 8 रुपीज़ पेड अप, ठीक है जी, एट 8 रुपीज़ पेड अप, 8 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है जी। अब हमारा सबसे पहला काम आपको पता है क्या होना चाहिए, परचेज कंसिडरेशन का, ठीक है जी। सबसे पहला काम परचेज कंसिडरेशन का, तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले एसेट्स कौन कौन सी हैं जी, फिक्स एसेट 12,80,000 की, उसके बाद इन्वेंट्री 770 की, बी आर 30,000, बी आर 30,000, ठीक है जी। ठीक है जी, उसके बाद बी आर आ गया, फिक्स एसेट आ गया, इन्वेंट्री आ गया, फिक्स एसेट आ गया, इन्वेंट्री आ गया, बी आर आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या बोलते हैं जी, ट्रेड रिसीवेबल 1,40,000 में, ट्रेड रिसीवेबल कितने में 140 में, ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल 140 में, और इसके बाद क्या बच जाता है जी, ठीक है। और बिल पेबल एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी 30,000 और 2,22,000 में, ठीक है। बिल पेबल 30,000 और इनकम टैक्स लायबिलिटी 222, तो ये माइनस हो जाएगा। अब पहले इसको टोटल कर लें, 1280 प्लस 770 प्लस 30 ये हो गया
12,80,000। ठीक है जी, 20,80,000। अब देखिए, अब ये हमारी होगी एसेट लाइज। और सबसे बड़ी बात, बिल पेबल और इनकम टैक्स लायबिलिटी सेटल्ड कितने में हुई हैं? 30,000 में और 2,22,000 में। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है या नहीं है। सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि क्या ये पीसी का पार्ट नहीं है या है। देखिए, अभी तक हमने सेकंड लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जितना भी पीसी के क्वेश्चन किए, उन सभी में उन्होंने क्या मेंशन था कि इसके बदले में ये एसेट्स टेकन ओवर की जा रही हैं, ये लिमिटेड एक्स लिमिटेड टेकन ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वाई लिमिटेड, या टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, और वो सब कुछ बताया होता था। अब यहां पर देखो, क्लियरली बोला हुआ है एसेट्स, गामा लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स। मतलब गामा लिमिटेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसेट्स टेकन ओवर कर रही है, लायबिलिटी टेकन ओवर नहीं कर रही है। ठीक है जी। अब लायबिलिटी में तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म डेट वैसे तो नहीं है इसमें, ट्रेड पेबल भी आने थे, बिल पेबल भी आने थे, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी आने थे। ये तीनों चीज़ें हमारी लेस होनी थी। जैसे कि यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, कितना, 30,000, 2,20,000, और ट्रेड पेबल लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी हैं 20,000 के, और बाकी ट्रेड पेबल जो हैं वो कितने के हैं? 226 के। तो ये पे ऑफ होते है ना, अगर कुछ ना लिखा होता, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, अगर ये लाइन काटा होती, तो फिर हम लोग सभी एसेट्स और लायबिलिटी टेकन ओवर कर लेते। यहाँ तक कैश एंड बैंक भी उठा लेते हम लोग, यहाँ तक कैश एंड बैंक का बैलेंस भी टेकन ओवर कर लेते। अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन है टुक ओवर द एसेट, सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब है एसेट लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है एसेट इज इक्वल टू पीसी हो गई। यही एसेट, टोटल एसेट इज इक्वल टू, जैसे हम लोग नेट एसेट मेथड में क्या करते थे, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो वो नेट करके आता था पीसी। यहाँ पर इधर ही पीसी आ गई, परचेज कंसिडरेशन आ गई, तो यहाँ पर ही बात खत्म हो गई। ठीक है जी, यहाँ पर ही बात खत्म हो गई। चलिए, ये हमारी अब आ गई पीसी, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलिए हम लोग बनाएंगे कौन कौन से अकाउंट। प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट नहीं बनेगा यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो नहीं ना, नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल ही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जी फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट और दो अकाउंट मेन है, जिसमें हमने फटाफट सभी एंट्रियां ट्रांसफ़र 1 बाय 1 करते जाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब फटाफट उठाते जाएंगे बैलेंस शीट से एसेट्स। फिक्स एसेट 9,64,000 की हैं, इन्वेंट्री 7,75,000 की। फिक्स एसेट 964, $765, एक बार फिर दोबारा चेक कर लेता हूँ, 964 765, 775 है, सॉरी 775। ठीक है जी, ये फिक्स एसेट आ गई, इन्वेंट्री आ गई। उसके बाद TR 152, कैश एंड बैंक नहीं आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है जी, TR 152, BR 30,000।
ईयर 152, बी ईयर 30,000। ठीक है जी, ये भी आ गया जी। अब एसेट अकाउंट में कुछ रह गया जी। अब कैश एंड बैंक का रह गया 3,29,000। इसके लिए कैश एंड बैंक अकाउंट बना लेते हैं। कैश एंड ठीक है जी, ये हमारी एसेट्स हो गई, सारी की सारी पोस्ट हो गई। अब आते हैं जी लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख रुपए और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 5,22,000। तो ये 12 लाख और 5,22 कहाँ चला जाएगा, शेयर होल्डर अकाउंट में। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख बाय रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट 5,22,000। ठीक है जी, ये हो गया जी ट्रांसफ़र। उसके बाद प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये भी क्या होता है, काइंड ऑफ कैपिटल रिजर्व होता है। ये भी किसका है, शेयर होल्डर अकाउंट का ही है। ठीक है जी। पीसी का टोटल 12,80,000 प्लस 770 प्लस 30,000 प्लस 140। ठीक, $22,20,000। सॉरी बच्चों, पीसी का टोटल हमारा आ रहा था कितना, 22,20,000। ठीक है, बच्चों ने बताया कैलकुलेशन सर आपकी गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 42,000। ये आ जाएगा पीपीआई 42,000। ठीक है जी, ये हो गया हमारा शेयर होल्डर फंड, सारा हो गया जी ट्रांसफ़र। लॉन्ग टर्म डेट है नहीं। उसके बाद करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, बिल पेबल और प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स। ट्रेड पेबल 2,26,000 के हैं, बाय ट्रेड पेबल 2,26,000 के हैं और बाय बिल पेबल है, बाय प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स है। ठीक है जी, बिल पेबल था हमारा, बिल पेबल 40,000, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स 2 पीस 40,000 220। ठीक है जी, ये हमारी बैलेंस शीट ओवर हो गई। ठीक है जी, अब बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया। ठीक है, अगला काम हमारा क्या होता है, आपको याद होगा, पीसी का परचेज कंसिडरेशन। ठीक है जी, परचेज कंसिडरेशन कितनी है हमारी, 22,20,000। तो इसकी एंट्री क्या होती है, अब कौन सी कंपनी टेकन ओवर कर रही थी, अल्फा गामा लिमिटेड। तो हम क्या एंट्री डालेंगे, क्या एंट्री डालेंगे गामा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय गामा लिमिटेड।
पीसी 22,20,000, ठीक है जी, 22,20,000। ठीक है, अब इसका हम लोग एक चीज़ और करेंगे, 22,20,000 के साथ गामा लिमिटेड भी बना लेंगे। इसके साथ हमारी क्या एंट्री हो जाएगी जी, टू रियलाइजेशन। ठीक है जी, टू रियलाइजेशन। उसके बाद आती है जी आगे डिस्चार्ज ऑफ पीसी की। उससे पहले इस बार हमें किस चीज़ की एंट्री भी करनी पड़ेगी, जो एसेट्स और लायबिलिटी टेकन ओवर नहीं करी। ठीक है, वो नॉर्मली ट्रीट होगी, सॉरी एसेट्स और ट्रीट सारी टेकन ओवर ही हुई है ना, एसेट्स टेकन ओवर हुई है, लायबिलिटी नहीं हुई। लायबिलिटी सेटल्ड कितने में हो रही है, बिल पेबल। बिल पेबल अब हम तीनों इकट्ठी लिख देंगे, है ना। पहली बात तो रिलेशन एक्सपेंसेस भी हुए हैं, पहली बात तो 20,000 रुपये, इसकी एंट्री डालेंगे रिलेशन टू बैंक। तो यहाँ पर टू बैंक हो जाएगा, एक्सपेंसेस लिख देंगे 20,000, और कैश एंड बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों ने क्या पे ऑफ किया है, एक तो बिल पेबल सेटल किए 30,000 में, प्लस 222 के इनकम टैक्स लायबिलिटी 252 हो गया, प्लस ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितने, नहीं उन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में, मतलब दो ही चीज़ें थी, बिल पेबल और इनकम टैक्स लायबिलिटी। बिल पेबल और इनकम टैक्स लायबिलिटी। ट्रेड पेबल के बारे में मतलब नहीं बताया हुआ। ट्रेड पेबल हमारे पास कितने के थे, 226 के, तो 226 के ये हो जाएंगे, क्योंकि बिल पेबल प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की अमाउंट बताई हुई है, बिल पेबल की बताई हुई है, इसकी नहीं बताई हुई, तो तीनों का टोटल हो जाएगा 4,78,000। ठीक है जी, 4,78,000 कैसे हो गया, एक हमारा हो गया 30,000 बिल पेबल, ठीक है जी, प्लस इनकम टैक्स हो गया आपका, इनकम टैक्स कितने में हो गया, 2,22,000 में। ठीक है, उसके बाद रह क्या गया, ट्रेड पेबल रह गया, तो ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल थे 2,26,000 के। तीनों का टोटल हो गया 30,000 प्लस 222 प्लस 226, 4,78,000। ठीक है जी, तो टू कैश हो जाएगा, टू बैंक लायबिलिटीज, यहाँ पर आप लोग डिटेल लिख देना 4,78,000। ठीक है जी, अब इधर हम आ जाएंगे रिलेशन कैश अकाउंट में। अब आप सोच रहे होगे सर इतना पैसा तो है नहीं, ये जो हमारे को पीसी आएगी उससे हो जाएगा, लायबिलिटीज 4,78,000। ठीक है जी, ये हो गया, सेटल्ड हो गई। चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट ये हो गए सारे जी। अब लास्ट, यहां पर कहा जा रहा है कि पीसी वाज सेटिस्फाइड बाय, पीसी वाज सेटिस्फाइड बाय गामा लिमिटेड एज 5,10,000 अलॉटमेंट ऑफ फुली पेड अप 10% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, फुली पेड अप 10% प्रेफरेंस शेयर मतलब कैसे डिस्चार्ज हो गया, प्रेफरेंस शेयर 5,10,000 के हो गए,
प्लस बैलेंस इन इक्विटी शेयर। ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि बिना कैश के कैसे सेटलमेंट हो जाएगी? है ना? तो पीसी हमारी कितनी आई थी? 22,20,000 की आई थी। 22,20,000। ठीक है जी। और इन्होंने क्या बोला है? बैलेंस इन इक्विटी शेयर। अब 22,20,000 में से माइनस करोगे 5,10,000, तो ये बचेगा 17,10,000 रुपये। तो 17,10,000 रुपये इक्विटी शेयर में है। ठीक है, तो इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ एक्चुअली में यहाँ पर गड़बड़ी है, एक लाइन मिस है क्वेश्चन में। ठीक है, कि इतने शेयर अपना इक्विटी शेयर है, रिमेनिंग कुछ कैश है, ऐसे कोई लाइन मिसिंग है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को वाइंड अप करते हैं, है ना? रियलाइजेशन अकाउंट को वाइंड अप करते हैं और बस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, आगे वाला प्रोसेस नहीं करते। सॉरी फॉर दैट। चलिए, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का सारा हो गया। अब चलिए, अब चेक करते हैं प्रॉफिट आया कि लॉस आया। 9,64,000 प्लस 7,75,000 प्लस 1,52,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 4,78,000। इसका टोटल बन रहा है 24,19,000 डेबिट का टोटल। अगर हम माइनस करें क्रेडिट वाली तो हो जाएगा 2,26,000 माइनस 40,000 माइनस 2,20,000 माइनस 22,20,000। ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है प्रॉफिट आ रहा है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट आ रहा है, सॉरी अपना शेयर होल्डर अकाउंट आएगा 2,87,000 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है जी, तो पहले बन रहा था आपका 24,19,000, तो अब टोटल हो जाएगा 27,06,000। ठीक है जी, अब आप टोटल कर सकते हो कितना है? 226 प्लस 40,000 प्लस 220 प्लस 22,20,000, तो ये हो गया 27,06,000। ठीक है जी, ये कहाँ पे चला जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। बाय क्या कर दोगे आप लोग? बाय कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, कितना आया था हमारा प्रॉफिट? 2,87,000। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका टोटल आ गया 1,20,000 5,22,000 प्लस 42,000 प्लस 2,87,000, तो टोटल हो गया 9,71,000। ठीक है जी, अब इसके अलावा हमारे पास 1 सेकेंड बच्चों, चेक कर लें। सॉरी 1,20,000 नहीं था, वो 12 लाख था। सॉरी, आज कैलकुलेशन मिस्टेक करने वाला, सारी हरकतें हो रही हैं। 12 लाख प्लस 5,22,000 प्लस 42,000 प्लस 287, हाँ अब ठीक है। 20,51,000 20,51,000। ठीक है जी, 20,51,000। अब डेबिट का बैलेंस कैसे मैच करेगा? अब आप देखो, हमारे पास अगर उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो उन्होंने क्या बोला हुआ है? प्रेफरेंस शेयर, है ना? प्रेफरेंस शेयर इन
गामा लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर इन गामा लिमिटेड कितने के बोले थे उन्होंने क्वेश्चन में? 5,10,000 रुपये के, ठीक है, 5,10,000 के। और दूसरा क्या था? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इन गामा लिमिटेड, वो आए थे हमारे 17,10,000 के। ठीक है, तो देखा जाए इनको पेमेंट कितने की बन गई? 17 और 5 22, 22,20,000 की बन गई, पर पेमेंट तो हमें कितनी करनी है इनको? 20,51,000 की। ठीक है, तो इसका मतलब है, या फिर हम ये लेके चलेंगे कि इनसे कैश मंगवाया जाएगा, शेयर होल्डर जो है वो कैश लेकर आएंगे। ठीक है, वो कितने का लेकर आएंगे? ये हो गया 22,20,000। ठीक है, 22,20,000 हो गया इनके हिस्से पे गया, और बाकी जो 22,20,000 माइनस 20,51,000, मतलब 1,69,000 का कैश वो लेकर आएंगे बाय बैंक। ठीक है, क्योंकि वो एसेट्स लेकर गए हैं, दूसरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट लेकर गए हैं। ठीक है, फाइनली कैश सेटल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से करेंगे। नॉर्मली आपको ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कितना? 1,69,000। अब आपके सामने मैच कर जाना चाहिए 3,29,000 प्लस 1,69,000। ठीक है जी, 4,98,000 कैश का बैलेंस हो गया, 478 प्लस 20,000, 498 हो गया। ठीक है जी, मतलब गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी क्वेश्चन में ये है कि इन्होंने कोई कैश वाली लाइन मिसिंग है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन ठीक है, बाकी सब कुछ ओके है। ठीक है जी।